पूरे जहाँ तक हो सकेगा पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन कर लेंगे। सब लोग देखिए, ठीक है, सब लोग देखिएगा। तो देखिए भारतीय संविधान में देखना है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास पहले देखते हैं। तो देखिए 1757 में पलासी की लड़ाई, 1764 में, ठीक है, बक्सर का युद्ध, और दोनों युद्ध किसने जीता? अंग्रेजों द्वारा जीता गया है, जीत लिया गया। और यही इसके बाद ही देखिए बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, शिकंजा का साथ, धीरे धीरे यही जो है आगे चल के जो है कई एक्ट पारित किया गया और संविधान का सीढ़ी बना। तो जिसमें से पहला एक्ट जो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसमें सारा चीज को नहीं देखेंगे, जो कि पूछा जाता है उसी को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला है कि संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के ही द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद देखिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और देखिए इसके तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह वारेन हेस्टिंग्स था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। फिर देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ। उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ 1774 में, ठीक है। और इसके देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी हुए, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ठीक है। अब देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही उपहार और रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। फिर देखिए इसमें कुछ नहीं। अब आइए देखिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो जो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के कमी को सुधार करने के लिए 1781 में सेटलमेंट एक्ट आया। इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसको नहीं देखना है। अब आइए 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया और दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले में और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले में किया गया, ठीक है। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 1793 आइए। 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जितना भी इसके नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य था सभी को कर्मचारी और वेतन को भारतीय राजस्व से जो है कि देने लगा वेतन। कुछ विशेष नहीं है। 1813 का चार्टर अधिनियम आइए तो इसमें देखिए कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि देखिए चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के समय 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हुआ। और एक क्वेश्चन 1813 का चार्टर एक्ट के तहत क्या है? 1813 से पहले देखिएगा, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त हुआ और भारत आने की सुविधा मिल गई। तो 1813 में इतना ही है। अब आइए 1833 का चार्टर अधिनियम। तो देखिए 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसके तहत इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। सोचिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। और 1833 एक्ट के ही तहत, चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सोचिए, पूरे जो बंगाल के गवर्नर था उसको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर देखिए 1833 ये जो है चार्टर अधिनियम के तहत ही भारत में दास प्रथा के विरुद्ध घोषित किया गया। दास प्रथा मतलब नौकर। और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया, 1843 में। फिर देखिए संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करना भी आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत आया। अब देखिए 1834 में लॉर्ड मैकाले का अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है। ये सारा चीज था आपका
1833 के चार्टर अधिनियम। बहुत अस्थिर से चलेंगे और एकदम ध्यान से सुनते जाइए, काफ़ी रिवीजन हो जाएगा और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम, तो देखिए इसके तहत क्या किया गया कि जितना भी महत्वपूर्ण पद था, पदों के प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार भरने की व्यवस्था की गई, यानी कि जितना भी पद था उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरा जाने लगा, कुछ विशेष नहीं है। और इसमें अब आइए 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता देखिए क्या है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। और इसमें कुछ चीज़ है जो देखना है। देखिए मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया 1858 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए भारत के शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंदिर में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव के भी नियुक्ति की गई। और फिर देखिए भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया 1858 के तहत। देखिएगा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। ठीक है, तो देखिए 1858 क्लियर हो गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के राज्य सचिव का भी पद आया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। और जो है कि उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम हुआ और प्रथम वायसराय कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आइए 1861। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यही सारा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जितना डिस्कस हो रहा है यहीं से देखिएगा, आप सेट लगाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो 1861 का देखिएगा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसके तहत देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई। तो जो गवर्नर है उसको अगर यदि अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिला है तो वो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर देखिए 1861 के ही तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत करी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर यदि कोई कानून बनता है तो भारतीयों को भी प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की शुरुआत करी गई 1861 के तहत। दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया आपका, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का, और भारतीयों अगर कानून कोई बनता है तो भारतीय प्रतिनिधि उसमें शामिल करने की शुरुआत हुई। चलिए आइए अब 1873 का अधिनियम। तो देखिए इसके तहत क्या किया गया। 1873 अधिनियम के तहत ही 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो देखिए इसमें क्या किया गया कि 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए 1892 का भारत परिषद अधिनियम। वो 1876 था, वो जो बोल रहे हैं ना शाही अधिनियम 1876, उसके तहत दिया गया उसको महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी। अब देखिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम की बात करिए तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के तहत ही किया गया। और इसके तहत देखिए राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने की भी प्रश्न पूछने की शक्ति दिया गया 1892। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1892। अब आइए 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अब देखिए 1909 का जो है मार्ले मिंटो सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को क्या कहिएगा, मार्लो मिंटो सुधार भी। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मार्लो मिंटो सुधार कब आया। 1909 पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि उपबंध किया गया। अब देखिए फिर देखिए इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। और लॉर्ड मिंटो ने देखिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है,
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ भी आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले तो 1905 में ही देखिए क्या था, अंग्रेज का क्या नीति था, फूट डालो शासन करो राज करो। तो 1905 में भी बंगाल विभाजन करके काफी फूट डालने का काम किया। जो बचा यहाँ आप देख रहे हैं 1909 में भी सांप्रदायिक आधार पर जो है मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधि दिया है, यहाँ भी फूट डालने का काम किया है। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। आइए इसी के तहत देखिए क्या होता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। 1909 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, वहीं और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय, ठीक है, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय हुए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में देखिए ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम था। काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं 1773 आया, 1781 आया, 1893 आया, 1861 आया, जो भी देख रहे हैं सबसे कम जो रहा वो 1909 का रहा। मार्लो मिंटो सुधार काफी कम समय तक रहा, सबसे कम रहा। आइए अब देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको क्या कहिएगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 वाला। और देखिए इसके तहत काफी इंपॉर्टेंट है, लड़का सस्पिशन भी होता है। तो केंद्र में देखिए द्विसदनात्मक, ध्यान दिया जाए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करी गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसको क्या कहिएगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। अब देखिए प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का परिवर्तन भी किया गया 1919 के ही भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक। 1919 में ही भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। अब आइए अब देखिए 1919 के ही तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में, जिसको यूपीएससी आयोग का गठन होता है, और ली आयोग 1923-24 के सिफारिश पर किया गया। और 1919 के ही भारत शासन अधिनियम के तहत ही देखिए महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है, भारत सचिव के अधिकार दिया गया। चलिए अब देखिए इसी में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें देखिए पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919, आइए बैठिए। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत देखिएगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। लूसेंट भी काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, 1 घंटा का वीडियो बनता है, उसमें रिवीजन काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। अब आइए लास्टली जो था भारत शासन अधिनियम 1935 यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो भारत शासन अधिनियम का ही पड़ा है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब देखिए इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। 1935 का भारत शासन अधिनियम किस पर आधारित है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। अब देखिए 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय स्वच्छता की बात करिए तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में देखिएगा द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ क्वेश्चन फंसता भी है और पूछा भी जाता है यही सब। 35 तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब देखिए केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करी गई। वहाँ द्विविधायिका था, द्विसदनीय था, यहाँ क्या है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करी गई 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब देखिए इस अधिनियम में
विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजन किया गया। यही आपका संघ सूची संवर्ती सूची वाला पहले हालांकि अलग अलग तरह था, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची, इस तरह था। और अवशिष्ट शक्तियाँ उस समय भी देखिए वायसराय को दिया गया। अब देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है कि जैसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में देखिए नेहरू और अंबेडकर की उक्ति कुछ कहा कि ये किस तरह है। तो नेहरू ने कहा कि देखिए गुलामी का अधिकार पत्र कहा 1935 भारत शासन अधिनियम को। फिर देखिए और कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, वहीं नेहरू का है कहना। और अंबेडकर देखिए, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग में पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो देखिए अब संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता भी यही किया गया। अब देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कहे तो 1935 भारत शासन अधिनियम। और फिर देखिए भारत, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। फिर देखिए देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई 1 अप्रैल 1935 में। रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 का एक्ट था। आरबीआई का गठन 1935 में। और राष्ट्रीयकरण बताइए कोई 1949 में जनवरी ने। और फिर मुख्यालय आपका मुंबई में है। आइए देखिए अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। अब आइए भारत 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत आजाद हो रहा है। अब ध्यान दिया जाए ब्रिटिश संसद में देखिए 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हो गया। अब देखिए यही कहा गया कि 2 अधिराज की स्थापना होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान 2 अधिराज बना दिए जाएंगे। याद रहे 14 अगस्त को विभाषका दिवस भी मनाते हैं। अब देखिए 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर ही शासन होगा। ठीक है। अब देखिए अब सिलहट जिले में देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह पर पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। एक चैप्टर देखिए आपका खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर की बात आइए तो अब देखिए है आपका भारतीय संविधान सभा। ध्यान दिया जाए भारतीय संविधान सभा की बात करिए तो देखिए कैबिनेट मिशन की संस्तुति का आधार पे ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946 में। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखिए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य हुए, ये भी पूछा हुआ, दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य की बात करिए तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे। एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। अब देखिए तो इसमें 3 सदस्य हुए। आपसे कई बार क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ, दरोगा क्वेश्चन पूछा हुआ, कितने सदस्य थे? 3। कैबिनेट मिशन में 3 और साइमन कमीशन में 7 और सभी गोरे थे, इसीलिए उसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। लेकिन यहाँ 3 है, तीनों का नाम भी याद रखा जाए, जैसे आपका स्टोफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए देखिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी को 1924 में प्रस्तुत किया गया। अब देखिए भारतीय संविधान के सदस्यों कुल संख्या 389 निश्चित की गई। काफी बार ये भी पूछा हुआ है, जिसमें देखिए 292 प्रांतों से था और 4 चीफ कमिश्नर से और 93 देशी रियासत से। कई बार ऐसे भी उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें 389 सदस्यों के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के चुनाव हुए। उसमें से देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। कांग्रेस जो है 208, मुस्लिम लीग ने 73 और अन्य 15 दल था, कुछ विशेष नहीं है। और 9 दिसंबर 1946 को देखिए संविधान सभा की प्रथम जो है कि बैठक नई दिल्ली में स्थित जो है काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुआ। ये भी काफी उस क्वेश्चन बढ़िया है कि पहली बार संविधान सभा का गठन बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946।
देखिए इसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन हुए? सच्चिदानंद सिन्हा हुए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो अस्थायी सदस्य कौन थे, फिर प्रथम सदस्य कौन थे भी, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा होगा। प्रथम भी कहे दो, क्योंकि देखिए प्रथम सच्चिदानंद सिन्हा बने ना, बाद में ना अस्थायी बने 2 दिन के बाद। वो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की अलग मांग भी की। हैदराबाद एक देसी है, देखिएगा हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। ध्यान से सुनिएगा, किताब देखिए ढंग से, तो फिर काफी बेनिफिट होगा। तो देखिए संविधान सभा की बात करिए तो कैबिनेट मिशन की संस्कृति पर ही संविधान सभा गठन होता है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं, स्टुअर्ट क्रिप्स, पंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा रचना हेतु सबसे पहली विचार स्वराज पार्टी के मन में आया। हालांकि देखिए स्वराज पार्टी गठन 1923 में हुआ है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, लेकिन यहाँ 1924 में दिया विचार आया। संविधान सभा में देखिए 389 सदस्य हुए। फिर देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुआ। वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब तो देखिए अब इसमें यही कहा गया कि जो सदस्य होगा संविधान सभा में साधारणतः 10 लाख की आबादी पर है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने सदस्य 10 लाख आबादी पर होता है। अब देखिए प्रांतों का प्रतिनिधि मुख्यतः 3 समुदाय जनसंख्या के आधार पर ही। अभी भी आप क्या देख रहे हैं, जिस राज्य में जितना जनसंख्या है उस राज्य में उतना जो है उसका सीट है। तो जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सब चीज वही है, सब चीज। आइए देखिए यहाँ ध्यान दिया जाए, संविधान सभा के प्रमुख समिति खूब पूछा हुआ है क्वेश्चन है। जैसे देखिए संचालन, ज्यादातर बिहारी में बहुत काफी क्षमता रहता है संचालन करने का। और फिर देखिए 2 चीज होगा, आप 2 चीज होगा यहाँ देखिए, हाँ, और प्रक्रिया नियम भी बनाते हैं बिहार के लोग काफी। तो देखिए संचालन हो जाएगा और प्रक्रिया नियम हो जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 याद रखिएगा, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम और राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ, ये तीनों राजेंद्र प्रसाद होंगे। अब संघ जैसे आएगा तो देखिए संघ आए या संघीय आए, दोनों में तो संघ आ रहा है, तो वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। और फिर देखिए संघ शक्ति के भी पंडित नेहरू हैं। प्रारूप समिति की बात कहे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रांतीय की बात कहे तो देखिए संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए आप जान रहे हैं कि उस टाइम जो है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत बड़ी समस्या था भारत के लिए देसी रियासत, जिसको आप प्रांत कह रहे हैं, कि काफ़ी 500 लगभग 62 ऐसे कहीं कहीं कुछ रहता है, वैसे 562 देसी रियासत था। और उस देसी रियासत को अपने देश में एकता के प्रयोग मतलब बांध के रखना टफ था। तो ये चीज़ किए हैं कौन? प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांत को मिलाया है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को देखते हैं। अब आइए संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया, कुछ विशेष नहीं है। आइए अब देखिए संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अब देखिए इसमें से जो देखिए संविधान सभा में जो 15 महिला सदस्य थी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं देखिए कि बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, बड़ा डीप हो जाता है क्वेश्चन। तो बेगम एजाज रसूल जो संयुक्त प्रांत से थी और एकमात्र मुस्लिम निर्वाचित थी। अब देखिए कई बार तो डीप में अगर क्वेश्चन जाएगा तो दे देगा कि इनमें से कौन महिला सदस्य नहीं थी। तो 12 याद रखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा जैसे देखिए सरोजिनी नायडू, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू का जो है निर्वाचन कहाँ हुआ था? बिहार से, क्योंकि देखिए बिहार का हम लोग एग्जाम का तैयारी करते हैं, बिहार वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सरोजिनी नायडू का बिहार से हुआ है। इसी में से देखिए काफ़ी फिर बना, जैसे आपको देख रहे हैं सरोजिनी नायडू अमृता राजकौर संयुक्त प्रांत से है, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से है, विजया लक्ष्मी पंडित, आगे चल के कई पद इनको मिला। फिर देखिए आपका, चलिए इसको इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए संविधान जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
और देखिए इसमें से अब देखना है कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन अब थोड़ा थोड़ा देखिए क्या पूछने लगा है। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने के लिए संकल्प भी लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष VT कृष्णामाचारी। ये भी अब डीप जाने लगा है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सब जान रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन वो 2 उप अध्यक्ष भी हुए। अब आइए संविधान सभा की कार्यकारी 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की कार्यकारी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए यही आगे चल के प्रस्तावना का रूप लेता है, ध्यान से सुनिए। तो 13 दिसंबर 1946 को 46 को जवाहरलाल नेहरू ने देखिए जो है कि संविधान सभा के कार्यकारी में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। आप देखिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद देखिएगा, और संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की गई, जिसमें देखिए वार्ता समिति, कई बार तो ऐसा पूछा इनमें से कौन समिति नहीं था, तो वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, ये था। अब देखिए प्रारूप समिति की बात करिए तो VN राव ने देखिए तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर जो है विचार विमर्श करें 29 अगस्त, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947। अब देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, ये भी कई बार पूछा है, 7 सदस्य थे, 7 अम्बेडकर लगा करके 7। कई बार तो ये भी पूछ लिया है देखिए कि इस 7 प्रारूप समिति इनमें से कौन सदस्य नहीं थे, 7 में से, ठीक है, 7 को याद करना है तो एक बार देख लेते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष हुए, N गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी हैं, सदुल्ला हैं, N माधवराव, फिर देखिए T कृष्णामाचारी, कुछ का मृत्यु हो जाता है, DP खैतान मृत्यु के बाद। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। और देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन मुंबई से हुआ है। जब देश का बंटवारा हो गया तब मुंबई से, अब पहले बंगाल से। और देखिए भारत के संविधान का मुख्य वस्तुकार अम्बेडकर, भारत के संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया, और इसमें देखिए कुल 141 बैठकें हुई प्रारूप समिति में। 3 जून 1947, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 3 जून 1947 को की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया। 3 जून 1947 देखिए माउंटबेटन योजना, क्या? अब माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत आज़ाद होता है और विभाजन भी होता है, देश बंटवारा हो गया। और देखिए और भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 324 नियत की। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देश विभाजन के बाद कितना सदस्य, 324 नियत की गई। जिस अब आइए देखिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो होता है 2 सितंबर 1946, डेट भी याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946। तो अब देखिए इसमें जो बनते हैं मंत्री, उसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जान ही रहे, राष्ट्रमंडल उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, सूचना और प्रसारण, बलदेव देखिए, बल जिसके पास रहेगा वही न रक्षा करेंगे, जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति, शिक्षा सिराज गोपालाचारी। फिर देखिए राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, बिहारी को वैसे मिलता है खाद्य एवं कृषि। आशा पल्ली देखिए रेलवे है, जगजीवन राम श्रम। इसमें देखिए काफी चीज को ख्याल रखा गया था। इसमें भी देखिए अंतरिम मंत्रिमंडल में कई देखिए इसमें फिर मुस्लिम सदस्य भी थे, लियाकत अली वित्त थे, फिर देखिए जोगेंद्र नाथ मंडल विधि के थे, इस तरह थे। अब देखिए देश विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। देश विभाजन के बाद वहाँ हमको लगता है मिस्टेक कर गए हम, 3 जून 1947 में 324 नियत थी, जून जुलाई अगस्त, आज़ादी के बाद का बात है, यहाँ 299, ध्यान रखिएगा, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो देखिए यहाँ देश विभाजन के बाद जो है कुल सदस्यों की संख्या 399 रह गई, और 299
सॉरी। फिर देखिए संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 1949 तक चला। संविधान सभा में देखिए संविधान का तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 को हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। देखिए 26 नवंबर को ही तो हम लोग संविधान को बना के तैयार हो गया, तो 26 नवंबर को ही विधि दिवस मनाया जाता है। अब देखिए चला और संविधान सभा और संविधान को पारित किया गया। इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे जिस टाइम 26 नवंबर 1949 में। अब देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठन किया गया। नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, सरदार पटेल को गृह, खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा, यहाँ बदल गया है देखिएगा, वहाँ राजगोपालाचारी था, यहाँ आपका अबुल कलाम आज़ाद है। रेलवे जॉन मथाई है। फिर है विधि आपका अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्रम जगजीवन राम, रक्षा बलदेव ही कर रहे हैं। फिर देखिए स्वास्थ्य, यहाँ आ गई महिला स्वास्थ्य, देखिए राजकुमारी अमृता कौर है। वाणिज्य एच.सी. भाभा है। वित्त आर.के. शनमुखम शेट्टी है। तो इस तरह से मंत्री था। अब देखिए भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 मई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव बीपी मेनन हुए। अब आइए संविधान निर्माण के देखिए प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए 114 दिन बहस हुआ है प्रारूप पर। संविधान निर्माण कार्य में देखिए कुल मिलाकर जो है खर्च की बात करिए तो 63,96,729 व्यय हुआ। उस टाइम का है ये काफी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित किया गया। कुल इसमें देखिए 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। हालांकि देखिए कई जगह आपको 25 भी मिलता है भाग, लेकिन रियल में है 22 ही, क्योंकि एक जोड़ करके 20 जोड़ के इस तरह से किया गया है। अभी भी हाँ, अब देखिए तो 15 अनुच्छेद अर्थात जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60 ये सब कुछ ऐसा अनुच्छेद रहा जो कि 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित लागू कर दिया गया और शेष जो बचा वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उस दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 राष्ट्रपति बन गया। देखिए और एक क्वेश्चन बनता है, आप जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति कौन किया था? गवर्नर था वो लॉर्ड माउंटबेटन किया था। ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा हुआ उसमें था। हाँ, क्योंकि उस टाइम नियम था राष्ट्रपति। अब आइए देखिए संविधान सभा द्वारा कुछ किए गए अन्य कार्य, जैसे कि 1949 में राष्ट्रमंडल भारत का सदस्य बना। देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो होता है ना, ब्रिटिश का कभी न कभी गुलाम जो रहा है वही देश का राष्ट्रमंडल होता है। राष्ट्रमंडल ये ओलंपिक की तरह नहीं होता, ओलंपिक पूरे दुनिया का खेल हो गया, ये राष्ट्रमंडल अलग होता है। तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया भारत 1949 में। फिर देखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ जो है उसी को पकड़िए, ठीक है। और तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय झंडा कब, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया और गान दोनों 24 जनवरी 1950। आइए ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया है। अब विरासत पशु भी कहा जाता है, सही बोल रहे हैं। मूल संस्करण का देखिए सौंदर्यकरण और सजावट जो है शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। ठीक है, जो मूल संस्करण था उसका सौंदर्यीकरण ऊपर में जो पृष्ठ में, हर एक पृष्ठ में देखिए जितना भाग है ना, सब भाग में अलग अलग चित्र बना हुआ है। अगर मूल संविधान देखिएगा तो ठीक है बना हुआ है। तो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें से देखिए नंदलाल बोस, ठीक है, बिहार राम मनोहर सिन्हा। और देखिए
अब देखिए क्वेश्चन डीप जाने लगा है, इसलिए थोड़ा सा गौर करिए। मूल संविधान में देखिए हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है बसंत कुमार वैद द्वारा किया गया है। सुलेखन, ठीक है, सुलेखन है, और जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया है। HBR एंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। आइए, ये भी चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा, आप संविधान, भारतीय संविधान की उद्देशिका देखते हैं, या प्रस्तावना जिसको कहते हैं। यहाँ से भी कई क्वेश्चन देखिएगा आप 5-6 वाला बुक में पहले पृष्ठ पर आता है प्रस्तावना। बहुत चीज खाली पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन आज पता चलेगा कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं प्रस्तावना से। तो देखिए, नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को आदर्श के रूप में जो है इन्हें ही संविधान के उद्देश्य का रूप में शामिल किया गया। संविधान के देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा देखिए कुछ चीज था जो कि उद्देशिका में नहीं था। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जो है आपका 42वां संविधान 1976 द्वारा संशोधित उद्देश्य का है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि उद्देश्य का या प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है। हम भारत के लोग क्या प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो ये देखिए क्वेश्चन तो पूरे नहीं हमको पढ़ना है, क्वेश्चन जो बनता है वही चीज पढ़ना है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ध्यान दिया जाए 3 तरह न्याय है। प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय है? 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 तरह न्याय है। 5 तरह की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ध्यान दिया जाए, काफी बार पूछा हुआ है, सीधा उठा के पूछ लेगा कि न्याय कितने तरह है? 3 है, स्वतंत्रता 5 है, और अवसर की समानता कितना है? 2 है। तो देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारतीय संविधान में देखिए प्रस्तावना का विचार। ध्यान दिया जाए, यहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट है, गलती होने का काफी चांस रहता है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान दीजिए, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब आइए देखिए प्रस्तावना की मुख्य बातें। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। वहीं देखिए प्रस्तावना को संविधान के अधीनस्थ समस्त शक्तियां जो है भारत के लोग में है। अब देखिए प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, और निर्णय यूनियन बनाम इंडिया बनाम मदन गोपाल है 1957 में दिया गया। फिर देखिए बेरूबाड़ी यूनियनवाद ने दिया कि यहाँ संविधान की भाषा संधि, वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन मंडल में सहायता करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए बेरूबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। ध्यान दिया जाए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है किस वाद में जो है प्रस्तावना जो है, तो बेरूबाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। लेकिन याद रहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने 1973 में कहा कि नहीं, संविधान प्रस्तावना जो संविधान का अंग है। ठीक है, इसमें अगर वैसा रहे तो फिर संशोधन हो सकता है। तो देखिए केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। अब देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इसमें देखिए समाजवादी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसमें देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ध्यान दिया जाए, 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। तो कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। ये प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर।
भारत का संविधान देखिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सर्वाधिक व्यापक है, ठीक है। अतः अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है। भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और लचीला है, ठीक है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है, ध्यान दिया जाए। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का ही देन है, वहीं से प्रेरित है। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रपति है या कोई पद है तो आप सर्वोच्च नहीं है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। आप तो देख रहे हैं 1935 ही भारतीय शासन पर सबसे बड़ा प्रभाव है। अब देखिए भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, ध्यान दिया जाए। संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, लेकिन देखिएगा संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। तो देखिए ये चैप्टर भी आपका, तीसरा चैप्टर भी खत्म हुआ। अब चौथा में आइए कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत काफ़ी स्लो ले जा रहे हैं और हमको लगता है कि जरूर आप लोग को बेनिफिट हो रहा है। तो अब देखिए जैसे कि भारतीय संविधान कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है कैंची और गोंद का उदाहरण है कि काट करके दूसरे से अपने में साट लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लगभग 10 देश से कई चीज़ों को लेकर के जो अच्छा लगा है वो लेकर के अपना भारत में शामिल किया है, जिसमें से देखिए अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संविधान सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, कानून के समान संरक्षण, ध्यान दिया जाए, बहुत स्लो चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, और फिर देखिए कानून का समान संरक्षण, सारा अमेरिका से लिया गया है। अब आइए ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से देखिए संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, आप भारतीय हैं ना कि बिहारी हैं? आप क्या हैं? भारतीय हैं। और फिर देखिए हाँ, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक, कानून के समक्ष समानता, ध्यान दिया जाए। देखिएगा वहां जो आप देखें अमेरिका में कानूनों का समान संरक्षण अमेरिका से, और कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से, ठीक है। अब आइए आपका आयरलैंड, तो आयरलैंड से देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। फिर देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करी गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान सेवा जो मनोनीत करते हैं वो भी लिया गया है आयरलैंड से। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया आइए, तो ऑस्ट्रेलिया से देखिए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से है, और एक संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आइए अब देखिए जर्मनी से बात करिए, तो जर्मनी से देखिए आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के संबंध। कनाडा से बात करिए, संघात्मक विशेषता काफी इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, देखिए 3 सूची होता है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और चौथा जो होता है वो अवशिष्ट सूची होता है, वो केंद्र के पास चल जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कनाडा से। ये दक्षिण अफ्रीका से देखिए, तो संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहे तो दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान दिया जाए। और राज्यसभा हाँ देखिए राज्यसभा में साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान संगर्दी मनोनीत करने का बात कहे आयरलैंड से हो जाएगा, पकड़िएगा, थोड़ा सा मिस्टेक गलती हो जाएगा। अब देखिए मौलिक कर्तव्य की बात करिए तो रूस से,
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारा फ्रांस से लिया गया है। देखिए जो चीज़ फंसने वाला चीज़ है थोड़ा सा एक बार ध्यान दिया जाए, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और फिर देखिए आपका कानूनों का समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से, कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से, अगर यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहे तो जापान से। आइए चलिए इतना चीज हम लोग फिर देखिए, अब चौथा हम लोग खत्म किए। आइए पांचवा में, अब देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में देखिए, प्रथम अनुसूची क्या होगा, अगर यदि आप कोई देश है तो उसका राज्य चाहिए ना, तो देखिए संघ के घटक जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है प्रथम अनुसूची में। और फिर देखिए 69वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 69वें संवैधानिक संशोधन के तहत। द्वितीय अनुसूची में देखिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कई ऐसे हैं जिसका वेतन, यानी सीधा सीधे याद रखिए कि वेतन, भत्ते, पेंशन दूसरी अनुसूची में है। क्या दूसरी अनुसूची में है? वेतन, भत्ते, पेंशन। तीसरा में शपथ है। तीसरा में क्या है? शपथ है। तो देखिए इसमें तीसरा में शपथ है। चौथी में राज्यसभा के प्रतिनिधि का वर्णन है कि कितने राज्य में मतलब राज्यसभा के सीटों का आवंटन चौथी में है। चौथी राज्यसभा के प्रतिनिधि का वर्णन चौथी में है। पांचवी में बात करिए तो देखिए SC ST के जनजाति के प्रशासन है। छठी में बात करिए तो कुछ राज्य को विशेष प्रावधान है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम छठी में है। सातवीं में देखिए क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का बंटवारा लेकर के सूची है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, जिसमें से देखिए तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, ठीक है, और जिसमें जो देखिए बहुत बड़ा मुद्दा सब रहता है वो, जैसे कि संघ सूची में रक्षा होगा, विदेश मामला, युद्ध शांति, ये सब, रेल, डाक, तार, बैंकिंग, ये सब, परमाणु शक्ति सब संघ सूची में आएगा। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, ठीक है, और राज्य सूची में जैसे पुलिस, याद रखिएगा, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची की बात करिए तो 52 है वर्तमान में। दीवानी, फौजदारी, कानून, विवाह, तलाक, शिक्षा, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन, ये सारा समवर्ती सूची में आएगा। 8वीं की बात करिए, 8वीं अनुसूची में तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो देखिए मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितना था? 14 भाषाएं। फिर देखिए 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, और फिर 71 में नमक को जोड़ा गया। न, म, क, नमक, यानी कि न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से कोकनी, ठीक है, और जो है कि 71वें संवैधानिक संशोधन के तहत। फिर देखिए 2003 ईस्वी में 52वां संवैधानिक संशोधन, बोर्ड मास लिखिएगा तो आ जाएगा, जैसे कि बोडो से बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना है? 22 है। 9वीं अनुसूची की बात करिए तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ, और भूमि सुधार से वही कहिए। अब आइए 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है, और 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत दल बदल को ये किया गया 10वीं में। फिर देखिए 10 बहाना करके ले गया दिल्ली, से कुछ भी सर सब याद करवाते हैं, तो 10वीं में दल बदल हो जाएगा। 11वीं देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, और 1993 में, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है, 29 विषय है पंचायती राज व्यवस्था में। अब 12वीं की बात करिए तो 74वां संवैधानिक संशोधन, और नगर पालिका से नगर निगम से है 18 विषय है इसमें। तो हम लोग देखिए अनुसूची भी सब देख लिए, ठीक है। तो देखिए एक चीज कहे, जैसे आप उससे कहे कि प्रथम अनुसूची कौन जोड़ी गई, तो 9वीं, क्योंकि देखिए मूल संविधान में 8 था ही, बाद में देखिए भूमि सुधार आया, तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। आइए अब देखते हैं भाग हम लोग, तो 22 भाग है। तो पहले में क्या है? संघ उसका राज्य क्षेत्र है, 1 से 4 तक है। दूसरा में क्या है? दूसरा भाग में नागरिकता है, 5 से 11 है। हाँ, अनुच्छेद ही बोल रहे हैं, इधर अनुच्छेद उधर भाग है।
मौलिक अधिकार 3 में है, 12 से 35 है। नीति निश्चय तत्व 36 से 51 है। फिर देखिए 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, 51 का क होगा। संघ 5 में है, ठीक है, संघ 5 में है और जो है 52 से 151 होगा, ठीक है। अब राज्य की बात करिए तो देखिए, राज्य की बात करिए तो देखिए यहाँ आपका 152 से 237, कुछ चीज को छोड़ेंगे, देखिए सब ठीक नहीं है। 8 देखिए, अब 8 संघ राज्य क्षेत्र है, 8 गो संघ है क्या, अभी कितना है, 8 गो है। 9 में क्या है, पंचायतें हैं। 9 के क में नगर पालिकाएं हैं। 9 के ख में सहकारी समिति है। 10 में SC ST है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति है। 11 में संघ उसका राज्यों के बीच संबंध है। फिर देखिए 12 में वित्तीय संपत्ति संपदाएं हैं। अब आइए कुछ ही चीज को इस जगह छोड़ते हैं, आइए अब सीधे आप 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं। जैसे कि देखिए संघ में UPSC हो गया, यहाँ आपका BPSC हो गया, ये आपका है किसमें, 14 में। 14 के क में अधिकरण हो जाएगा। 15 इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन होगा 324 से 329। फिर देखिए 17 देखिए, 17 में क्या है, राजभाषा है 343 से 351। 18 में आपात बंद है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है 352 से 360। 19 में प्रकीर्ण है 361 से 67 है। संविधान संशोधन 368 में है। और 21 में देखिए अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष है, इतना ही याद रखिए। अब आइए देशी रियासतों का भारत में विलय, देखिए आगे चैप्टर। तो देखिए भारत आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या यही था कि भारत को एक एकता में पिरो करके बांध के रखना बहुत टफ था। तो देशी रियासतों का भारत में विलय की बात करिए तो इसका नेतृत्व जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। और जूनागढ़ को, ध्यान दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर बनाया गया, आधार पर, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। अब देखिए देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, BP मेनन, तो BP मेनन को भी याद रखा जाए, कहीं रहे तो क्या, ऐसे तो सरदार पटेल जान ही रहे हैं, तो ये भी खत्म हो गया आपका। आइए 7वां में, अब संघ उसका राज्य क्षेत्र। तो देखिए अनुच्छेद, अभी आप जान रहे हैं कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली, दमन और दीव को विलय करके उसकी राजधानी दमन। देखिए आप केंद्र शासित प्रदेश का भी राजधानी को याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार राजधानी से बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो देखिए दादर नगर हवेली, दमन और दीव को क्या कर दिया, विलय कर दिया, इसकी राजधानी दमन, मिला करके क्या कर दिया, दमन कर दिया। अनुच्छेद 1 में देखिए दिया है कि भारत राज्यों का संघ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। दूसरा में कह रहा है, देखिए दूसरा अनुच्छेद में कि कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधन की इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिएगा अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति देता है संसद को। तीसरा में देखिए नए राज्यों का निर्माण है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन संसद कर सकता है। ये भी खत्म हो गया। आइए राज्यों का पुनर्गठन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए देखिए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है कि अवकाश न्यायाधीश SK धर की अध्यक्षता में किया गया। और फिर देखिए धर्म के निर्णयों पर जयपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया एक समिति गठन किया गया। और इसमें एक ये भी रखना है JPV समिति, यही इसी को कहा गया, ठीक है। और नेहरू पटेल सीतारामैया, और इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर तेलुगु भाषियों को पुट्टी श्रीराम आंदोलन हुआ। 58 दिन तक देखिए अमरण अनशन करते हैं और 1952 में उनकी मृत्यु हो जाता है, किसकी, रामुलुलु पुट्टी की। और फिर देखिए तेलुगु याद रखा जाए, तेलुगु भाषाइयों पर, तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन किया। कई बार भाषा भी आपसे पूछा जा सकता है। और 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और उस समय उसकी राजधानी करनूल थी, ये भी याद रखा जाए। क्वेश्चन देखिए हम ऐसा नहीं है ना कि कोई जानता है कि यही क्वेश्चन पूछ देगा,
आप विद्यार्थी हैं, आपको पूरी तरह से तैयार रहना है कि किस तरह से, तो युद्ध मैदान में है और कई लोग हैं, आपको जीतना है तो कई अस्त्र शस्त्र आपको यानी कि साथ में रखना है। तो देखिए तेलुगु भाषियों के आधार पर जो है तेलुगु यानी कि 1 अप्रैल 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। उस समय उसकी राजधानी करनूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली थे। फिर देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बात कहे तो 1956, ठीक है, और इसके तहत पहली बार देखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठन किए गए। और राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो 1953, देखिए जहां आपको सस्पिशन लग रहा है, जहां फंसते हैं हम लोग एग्जाम में, वहां हम जोर डाल के 2 बार करते हैं कि देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कहे 53 और अधिनियम कहे तो 56, ठीक है। अब देखिए कुछ राज्य के नए गठन जो है उसको देख लेते हैं। ये भी पूछा हुआ है कि जैसे आंध्र प्रदेश का गठन बॉक्स में होगा, देखिए तो 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन। महाराष्ट्र गुजरात एक साथ होता है 1 मई 1960 को। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 21 जनवरी है 1972। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 1972 है। सिक्किम जरूर याद रखिएगा 26 अप्रैल 1975। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 1987, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा 87। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000। देखिए कई बार ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। 29वां राज्य तो बना तेलंगाना, ठीक है, अभी ना वो घट के अब 28 हो गया है, लेकिन बना तो तेलंगाना ही। तो आपसे 28 से झारखंड पूछ देगा, आपका 27 उत्तराखंड हो जाएगा, 26वां छत्तीसगढ़। इस तरह से क्वेश्चन इस सेट में दिया था। 26वां कौन बना, तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014, याद रखा जाए, ठीक है, 2 जून 2014। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं। आइए अब देखिए 12वें संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा दमन द्वीप प्रथम प्रविष्ट में शामिल कर अभिन्न अंग बनाया गया। वर्तमान में देखिए 28 राज्य 8 संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये जो है प्रथम अनुसूची में है। क्षेत्रीय परिषद की बात करिए तो भारत में देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसमें देखिए मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और केंद्र राज्यों के संबंध सुधारने के लिए भूमिका निभाता है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद देखिए 1956 में इसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। ये सांवैधिक निकाय है देखिए, किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए जिस संविधान का चर्चा, जैसे देखिए आपका संविधानिक निकाय जैसे होता है, जैसे देखिए निर्वाचन आयोग 324 में है, वित्त आयोग 280 में है, क्या यूपीएससी में का 315 है ना। तो इस तरह से जिसका चर्चा है वहाँ उस तरह से उसको संवैधानिक है और यहाँ इसको बनाया गया इस तरह से। अब देखिए जिसमें से उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो आएगा राज्य, और खासतौर पर आपको बिहार वाला जरूर याद रखना है। जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब है सब। और ऐसे आप ऐसे जान जाइएगा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद में उत्तर वाला जो होगा वो होगा, मध्य वाला जो मध्य है राज्य वो होगा, इस तरह से। अब देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली होगा, मध्य वाला इलाहाबाद, पूर्वी हो जाएगा कोलकाता, पश्चिमी मुंबई और दक्षिणी चेन्नई। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया है 1972 में, अगस्त 1980 में आया, कुछ विशेष नहीं है। आइए अब देखिए नागरिकता देखते हैं, चैप्टर 9। तो देखिए भाग 2 में है और 5 से 11, भाग 2 में है और 5 से 11 है। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है और नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ही इसको बनाया गया है। अब देखिए नागरिकता 5 तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से, और 26 जनवरी 1950 को यानी कि प्रथा भारत का नागरिक इस तरह से, वंश के आधार पर द्वारा, वंश परंपरागत द्वारा नागरिक बन सकते हैं, दूसरा है। फिर देखिए देशीकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता, यानी कि 5 तरह से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और नागरिकता अधिनियम भी याद रखिएगा 1955, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बार।
ठीक, नागरिकता अधिनियम। आइए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 भी आया। अब देखिए नागरिकता त्याग करने का भी, अंत करने का भी 3 विधि है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता परित्याग करना, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर भी आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भी, इस तरह से नागरिकता। तो देखिए नागरिकता में कुछ विशेष नहीं था, इतना ही नागरिकता में। आइए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देखिए अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है और 12 से 35 है। और भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ है। याद रहे कि देखिए मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान 352 अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 और 21 जो है अधिकार को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अब देखिए ये असीमित नहीं है लेकिन बाद योग्य है, यानी कि देखिए आपका मौलिक अधिकार का हनन अगर भी होता है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद सब जगह अलग अलग आएगा, चिंता नहीं करिए। अनुच्छेद 32 के तहत देखिए सुप्रीम कोर्ट रीट भी जारी करता है और हाई कोर्ट 226। ठीक है। तो नागरिक यानी कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति को जो है उच्च न्यायालय 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। आइए अब देखिए मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार था? 7। याद रहे देखिए 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था उस टाइम अनुच्छेद 31 हुआ 19 का एफ, याद रखिएगा। पहले जो संपत्ति का अधिकार था 19 के एफ और अनुच्छेद 31 में था, इसको अब हटा करके यहाँ से हटा करके जो है कि 300 क में रखा गया और अब कैसा कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति अधिकार कैसा हो गया? अब पहले जो मौलिक अधिकार था अब कानूनी अधिकार हो गया है। तो अब देखिए 7 में 1 घट गया है तो अब 6 हो गया वर्तमान में। अब देखिए 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। अब देखिए मौलिक अधिकार में कुछ अनुच्छेद है, जैसे 6 है ना, एक समानता हो गया, एक स्वतंत्रता दूसरा हो गया, तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, 5वां हो जाएगा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, 6ठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछेगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। देखिए अब देखिए समता या समानता की बात करिए तो 14 में विधि के समक्ष समानता है। ठीक है। और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी देखिए इसका मतलब यही है, हालांकि देखिए पूरा देखते हैं तब तो फिर रिवीजन रहा क्या, तब तो फिर डिस्कस हो जाएगा। तो रिवीजन है तो देखिए यानी कि विधि के सामने सभी क्या है? समान है। ठीक है। और इसको ब्रिटेन से लिया गया है। 15 की बात करिए तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव निषेध है। किसी भी व्यक्ति को कोई जाति धर्म है उससे भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। 16 में देखिए लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता। जैसे कोई भी देखिए पद है तो उसमें नियोजन होगा, बहाली आएगा, जिसमें से अवसर समानता उसको कहा गया। अपवाद में देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा है, इसको रखा गया अपवाद में, ऊपर उठाने के लिए नीचे है। तो अब देखिए 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। तो जिससे कि आप दंडनीय अपराध किया गया कि किसी से आप छुआछूत करते हैं, अस्पृश्यता करते हैं, तो ये दंडनीय अपराध है 17। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है। उपाधियों का अंत है और लेकिन उपाधि दिया भी जाता है अनुच्छेद 18 के ही तहत। तो देखिए सेना, विधि, सम्मान, सिपाही को छोड़कर और सारा उपाधि आप ऐसे नहीं ले सकते हैं बिना राष्ट्रपति के परमिशन के। भारत सरकार द्वारा देखिए भारत रत्न, ध्यान रहे 1954 से ही स्टार्ट होता है भारत रत्न, ध्यान रखिएगा। पहले भारत रत्न
फिर पद्म विभूषण होगा, पद्म भूषण, ठीक, पद्म श्री, इस तरह से भी क्रम पूछता है। और देखिए सेना द्वारा परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, इस क्रम भी यही है, ध्यान दिया जाए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, तब वीर चक्र, और सभी 18 अनुच्छेद के तहत ही दिए जाते हैं। अब आइए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। पहले 7 था, मूल संविधान में 7 था, अब 6 है। 19 का ऐप को संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अब देखिए 19 से देखिए तो 19 के 1 में है बोलने की स्वतंत्रता, पहले तो आप बोलिएगा, बोलने के बाद बी में है, 19 के बी में क्या हो जाएगा, सभा हो जाएगा, क्या एकत्रित हो जाएगा, सभा लग जाएगा। और फिर 19 के सी में क्या सभा हो जाएगा, तो संघ हो जाएगा, क्या, और संघ होगा। 19 के डी में क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा, तो आवागमन करिएगा डी में। और फिर ई में देखिए, अगर यदि आवागमन करिएगा तो निवास भी तो चाहिए ना, निवास ई में हो जाएगा। और जी में जो हो जाएगा आपका, फिर अगर यदि निवास करिएगा तो जीविका चाहिए, तो 19 के जी में जीविका। प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में ही है। क्लियर। आइए अब देखिए 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोषित संरक्षण, सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, यानी कि कोई भी व्यक्ति को देखिए स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं दिया के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 की बात करिए तो इसमें काफ़ी सारा चीज़ है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, सभी व्यक्ति को देखिए उसके जीवंत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। 21 देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 21 में जो है, 21 में क्या है, तो देखिए 21 में बहुत सारा चीज, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 के तहत देखिए क्या है कि सभी प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा देखिएगा स्वस्थ, स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध, यानी कि अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार भी है, क्या, इसी के तहत देखिए आपको अपने पसंद का शादी भी इसी में है, विदेश घूमने का अधिकार, ये सब अधिकार अनुच्छेद 21 में ही है। और फिर देखिए एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जो कि इसका गठन 2010 में किया गया, अक्टूबर 2010 में, नई दिल्ली इसका मुख्यालय पीठ है, ये भी इसी के तहत किया गया है। अनुच्छेद 21 का क देखिए तो 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को जो है कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया अनुच्छेद 21 के क में। 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध संरक्षण है कि इसमें देखिए अगर यदि आपको हिरासत में लिया जाता है तो बताना होगा कि आप क्यों हमको हिरासत में लिए हैं। 24 घंटा के अंदर जो है न्यायालय में भी पेश करना पड़ेगा, यह सारा चीज़ है। निवारक अधिनियम देखिए अनुच्छेद 22 के इतना सारा है, कुछ विशेष इसमें नहीं है। निवारक अधिनियम 1950 आया और फिर देखिए इसको 1971 में समाप्त किया। फिर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 मिसा आया और इसको 1979 में ख़त्म कर दिया, 1971 में आया। फिर आइए टाडा या टाडा जो है कि आपका 1900 इसको भी 53 में 1995 में ख़त्म कर दिया। फिर देखिए पोटो आया 2001 में और इसको भी 2004 में ख़त्म कर दिया। अब आइए शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करिए तो अनुच्छेद 23, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ा गौर से ध्यान दीजिए कि यहाँ कई क्वेश्चन लड़का से गलती होता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम, बलात् में सब बच्चा समझ लेते हैं जो कि एकदम सरासरी ये गलत है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम यानी बलपूर्वक लिया गया काम नहीं करवा सकते, अनुच्छेद 23। यानी 23 में देखिए क्या है, किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री बेगारी या जबरदस्ती से लिया गया काम नहीं आप करवा सकते हैं, दंडनीय अपराध है। हाँ, अगर यदि देश को जरूरत पड़े, जैसे भी भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति में है, युद्ध ऐसा आ जाए तो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, आपको ले जाया जा सकता है। हालांकि भारतीय सेना ही काफ़ी है, क्या हम लोग इतना जो है चैन से जो सो लेते हैं, तो भारतीय सेना को सैल्यूट है। अब देखिए 24 क्या है, तो 24 में देखिए बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बालक जो है, बालक में बच्चा, कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाना और जो है कि खानों में आप
नहीं जोखिम भरा काम करवा सकते हैं। ये 24 है। आइए अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 में देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अंतःकरण और धर्म की आबद्ध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी कि अपने धर्म के लिए संस्था का स्थापना कर सकते हैं। 27 में कुछ है धार्मिक, कुछ नहीं है विशेष। 28 आइए देखिए, तो जैसे कि 28 में है कि जो राज विधि द्वारा पूर्णतः पोषित है, जैसे देखिए कोई स्कूल है सरकारी स्कूल, तो उसमें अगर राज्य द्वारा वो पोषित दिया, खर्चा दे रहा है राज्य सरकार, तो उसमें कोई आप धर्म का शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा है। अब आइए 29 देखिए, 29 में क्या है, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण है 29 में, ठीक है। अब देखिए जिसमें वर्तमान में 6 समुदाय को, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। 2005 में देखिए तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम भी लाया गया इन लोग के लिए। 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना है। अब देखिए 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 में 5 तरह रीट जारी करने का भी है। रीट से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला देखिए आप कभी कभी तो ऐसा ही पूछ लेता है, इनमें से कौन जो है बंदी प्रत्यक्ष मतलब रीट नहीं है, तो देखिए देख लीजिए 5 में 5 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्ष, ये 5 तरह रीट है। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सीधा सीधी है, आपके पास शरीर, आपके पास शरीर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और देखिए इस कब जो है कि कब जो है ऐसा किया जाता है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि अवैध रूप से बंदी बनाया गया व्यक्ति अगर करता है तो इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, यानी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए। परमादेश की बात करिए तो इसका शाब्दिक अर्थ कई बार पूछा हुआ है, हम आदेश देते हैं। और इसमें देखिए क्या है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो उस पर यह लागू होगा परमादेश। प्रतिषेध, देखिए प्रतिषेध सीधा सीधी पता चल रहा है कि रोकना है। क्या है प्रतिषेध का मतलब, क्या है, रोकना है, ठीक है। और इसमें देखिए अर्धन्यायिक, आइए बैठिए, ठीक है, तो अर्धन्यायिक न्यायाधिकरण की जारी करता है। अब देखिए उत्प्रेषण की बात करिए, प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है, ये है। जो इसमें देखिए क्या होता है कि अब जो कि अधीनस्थ न्यायालय है उसको निर्देश दिया जाता है कि लंबित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अब आइए अधिकार परीक्ष, यही होगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसा अधिकार के रूप में कार्य करने लगे कि मान लीजिए देखिए कि कोई मास्टर है तो आप हेडमास्टर की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं, जो आपका काम है उस हिसाब से करिए, उसके लिए अधिकार परीक्ष होगा, यानी किस अधिकार से आप काम कर रहे हैं, ये होगा। तो देखिए हम लोग 5 रीट को देख लिए। अब आइए गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में आया। इसमें देखिए कहा गया कि संविधान में किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, पूर्व में दिए गए निर्णयों को निर्धारित किया गया संविधान किसी भाग में संशोधन कर सकता है। आइए फिर देखिए 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में हुआ, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत 1980 में आया। अब देखिए कुछ अनुच्छेद है और हमको लगता है कि क्या कल ख़त्म हो जाएगा और किसी दिन, अभी काफ़ी है, स्लो चल रहा है, 10 मिनट और लेते हैं थोड़ा। अब देखिए जैसे 15 में क्या है, धर्म, मूल, जाति, लिंग का भेदभाव नहीं है। 16 में नियोजन है। 19 में विचार और व्यक्ति शांतिपूर्ण निबंध, ये सब है। फिर 29 में अल्पसंख्यकों का है। 30 में जो है अल्पसंख्यकों को अपने धर्म प्रचार हेतु है। और फिर देखिए 14 में विधिक समानता है। 15 में अपराध के लिए दोष सिद्ध है, एक जगह कर दिया है। अनुच्छेद 21 में पूर्ण स्वतंत्रता। और ऐसे देखिए हम लोग पूरा प्लान बना ही रहे हैं कि जैसे कि दिवस एक जगह कर लेना है, बुक एक जगह कर लेंगे, सारा युद्ध को एक जगह कर लेंगे, सारा अनुच्छेद एक जगह कर लेंगे, सारा संशोधन एक जगह कर लेंगे, सबका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। काफ़ी जो है कि रिवीजन के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि इस तरह से बार बार पढ़ना टफ है, ठीक है। बढ़ाते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए अब तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन देखिए 4 में है, भाग 4 में है, 36 से 51 है।
न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, इसको वैधानिक शक्ति प्रदान प्राप्त नहीं है। इसको क्या है, वैधानिक शक्ति जो है कि वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। बी आर अम्बेडकर ने देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारत की संविधान की अनूठी विशेषता बताया है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अगर आप देखते हैं तो वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में ही है। देखिए कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की भी स्थापना है। और फिर देखिए आइए ना मन बैठिए ना, किसी ना बता हटाओ आइए बैठिए। तो देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना है। और फिर देखिए 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ विशेष नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें देखिए कुछ अनुच्छेद, जैसे कि आपका अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि है। फिर 39 के क में देखिए पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के लिए प्राप्त साधन। फिर 39 का ग में देखिए आर्थिक व्यवस्था चलने के धन और उत्पादन साधन, कुछ विशेष नहीं, यानी ठीक है, यानी कि धन का समान वितरण 39 का ग में है। 39 का घ की बात करिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। 40 काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों गठन है। 41 भी इंपॉर्टेंट है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में है। फिर देखिए अनुच्छेद 41 के तहत बहुत सारा चीज हुआ है, जैसे इंदिरा गांधी पेंशन योजना हुआ है। फिर देखिए अन्नपूर्णा योजना हुआ है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इसी के तहत ये सब है। अनुच्छेद 42 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए काम की न्याय संगत और मनोविच दशा में प्रसूति सहायता, देखिए मातृत्व अवकाश जो मिलता है, कोई महिला अगर प्रसूति सहायता यहीं से मिलता है 42 अनुच्छेद के तहत। 43 में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन है। 44 में समान सिविल नागरिक सहायता है, ठीक है। और देखिए 46 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दुर्बल वर्गों के लिए अभिवृद्धि है। 47 में ही देखिए क्या है, आप देख रहे हैं अभी शराबबंदी जो है 47 के ही तहत है। लोक स्वास्थ्य सुधार भी 47 में है। 48 में देखिए कृषि और पशुपालन है। और 48 के क में पर्यावरण संरक्षण है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थानों संरक्षण है। 50 भी इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथककरण, क्योंकि देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथककरण इसलिए रखा जाता है कार्यपालिका से कि किसी के दबाव में आकर के फैसला नहीं दे। न्यायपालिका, क्योंकि देखिए संविधान का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका ही है। अगर किसी के दबाव में आकर के न्याय फैसला सुनाए तो फिर संविधान रहेगा। और आप जान ही रहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका संविधान का रक्षक। 50 हो गया आपका। 51 देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। आइए 350 का क में देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं को शिक्षा देना है। और अनुच्छेद 351 में 51 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, केटी शाह ने कहा। चलिए अब देखिए कुछ, हालांकि हम लोग बड़ा डीप में जा रहे हैं लेकिन फिर भी रिवीजन बढ़िया हो रहा है। तो देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर देखिए। आप जान रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और नीति निर्देशक भाग 4 में है, वहीं मौलिक अधिकार 3 में है। और देखिए इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता नीति निर्देशक, लेकिन इसको आप शरण ले सकते हैं न्यायालय में मौलिक अधिकार के लिए। समाज की भलाई के लिए है नीति निर्देशक तत्व और व्यक्ति के अधिकार के लिए है मौलिक अधिकार। अब कहिए ये सब पढ़ने से क्या फायदा, जो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो यहीं से बनेगा, आपको इतना समझ होना ही चाहिए। इसके पीछे देखिए राजनीतिक मान्यता है नीति निर्देशक तत्व, इसके पीछे कानूनी है मौलिक अधिकार के पीछे। और देखिए ये राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए प्राप्त हो जाता है। ये जो है आपको स्वतः मौलिक अधिकार क्या होता है, स्वतः अधिकार मिल जाता है। तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व भी खत्म हो गया। आइए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करिए। अच्छा कोई बताइए तो इसमें कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 0। काफी बढ़िया जवाब।
क्योंकि देखिए मौलिक कर्तव्य ही नहीं पूछे थे। मौलिक कर्तव्यों की कितना था, 0 था। मूल संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य, क्योंकि आप जान रहे हैं कि स्वर्ण सिंह, इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही संविधान के 42वें संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसे रूस के संविधान से लिया गया है, और इसे भाग 4 के क और 51 के ए में रखा गया है। अब देखिए जानते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनता है, और क्यूज में ही देखने के लिए मिलता है। शायद क्यूज में उस तरह एग्जाम में भी स्टैंडर्ड बनेगा तो बन सकता है। जैसे देखिए उस दिन क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य 11वें में 10वें में क्या है, तो व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ावा देना, इस तरह था क्वेश्चन कि यानी कि 10वां में क्या है। ऐसे तो 11 है ही मौलिक कर्तव्य, तो वही कह रहा था। अब जैसे 11वां तो काफी बार पूछा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य जो है 11वां में क्या है, तो माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, 86वां संवैधानिक संशोधन के तहत, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ जैसे क्या क्या मौलिक कर्तव्य है, जैसे 11 तो है ही, जैसे संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और आदर्श गान, राष्ट्रीय गान का आदर करें। फिर देखिए प्रभुता, एकता, अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखें, समरता और समान भातृत्व का निर्माण करें। ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम करें, क्या यानी कि सब भाई के समान रहें। और फिर संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का भी महत्व दें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, पर्यावरण का संरक्षण करें, ये इस तरह से है। आइए अब देखिए, छोड़ दिया जाए क्या, संघ कार्यपालिका आ जाएगा अब। तो देखिए एक वीडियो में नहीं, बशर्ते 2 वीडियो में आए या 3 में भी आए, पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डीप में चल गए, हालांकि बढ़िया हुआ।